नैना बेन, वेलकम। सबको मेरा वंदन। आपको पता ही होगा, मैं नैना पटेल हूँ और मैं भूलका में मैम का काम वहाँ पर संभालती हूँ और बच्चों को मेरे संभालती हूँ। तो सर ने बोला था कि मुझे शेयरिंग करना है, तो आज मैं थोड़ा शेयरिंग करूँगी। मेरे दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है उसका नाम मोक्ष है और छोटा बेटा है उसका नाम हेतु है। तो बड़ा बच्चा है वो क्या है कि जॉइंट फैमिली में मेरा बड़ा हुआ है, तो वो तो ठीक है। बट जो दूसरा बच्चा है ना मेरा, वो क्या है कि जब मैं जॉइंट में ही रहती थी तब भी, पर तभी है ना सब बहुत बिजी होते थे, तो वो मेरे अराउंड ही रहता था। तो वो मुझे छोड़ के कहीं जाता ही नहीं था। कोई भी अगर मैं मुझे बाहर जाना हो ना, तो भी वो मेरे पीछे ही पीछे आता था। और घर पे भी मुझे कुछ काम करना हो, रोटी बनानी हो, तो भी मैं उसको प्लेटफॉर्म पे रोटी बनाती थी और वो प्लेटफॉर्म पे बैठता था। अगर कचरा लगा रही हूँ तो मैं इसको यहाँ पर उसको बिठा के कचरा भी लगाती थी, और वो मेरी पूरी सोसाइटी भी देखती थी, क्योंकि वो घर पे मेरे कोई रखने वाला नहीं था और मैं अकेली थी तब। तो जब मैंने उसका एडमिशन करवाया स्कूल में, तो फर्स्ट क्लास होती है प्ले ग्रुप, तो वहाँ पर जब मैंने उसका एडमिशन लिया और वो आने लगा, तब मैं भी जॉब करती थी, तब मैंने भी स्टार्ट कर दी थी उससे 6 महीने पहले। तो वो उसको मैं छोड़ने गई, उसको फिर छोड़ के फिर मैं आई ना, तो मैंने देखा कि उतना इतना वो रो रहा था ना कि पूरा दिन मतलब पूरे दिन वो रोता ही रहा। और ऐसे उसने 6 महीने, जून से लेके नवंबर तक, शायद दिवाली आ जाती है तो पूरे 6 महीने तक वो रोता रहा। और वो विंडो होती है ना, तो मुझे आज भी रोना आता है, मतलब हमने रोता रहता था और मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझ में उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं उसका स्टैंड ले पाऊँ। वो टीचर भी मेरे कलीग ही थी, फिर भी मैं उनको बोल नहीं पाती थी कि आप मेरे बच्चे को रोता है तो आप उसको लेकर बैठो। तब मुझ में वो पता नहीं था वो, तो मैं उसके मतलब वो मैं उसको 6 महीने तक मैंने उसको रोते हुए देखा है ऐसे। तो आज जैसे हम सर ने ऐसे बोला है कि हमें अच्छी बात करनी है, तो जो हुआ उसको तो मैं अभी चेंज नहीं कर सकती हूँ। पर जो अच्छी बात यह है कि आज जब मैं भूलका में मेरा काम कर रही हूँ, बच्चों के साथ रह रही हूँ, हाँ, तो मैं हर बार वो रिलेट करती हूँ उसको। और कभी कभी मेरे टीचर्स है ना, कोई बच्चा शैतानी करता है, या तो कोई कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, या तो कोई अब्यूज वर्ड बोल देता है, तो वो मेरे पास लाते हैं। तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो पता नहीं चलता, मैं ये मेरे पास लेकर आए, मैं क्या करूँ इसका। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उसको कैसे, मतलब ये करने से रोकूं, और मैं अभी के फ़िलहाल तो अभी मैं उसको क्या करूं। तो मुझे भी बहुत सोचना पड़ता है उसके साथ कैसे बिहेव करूं। तो और दूसरी बात ये है कि जो हमारे प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं, तो वो उनके लिए मैं हेड्स ऑफ की है ना, वो है ना बच्चों को इतने अच्छे से रखते हैं कि कोई भी बच्चा है, हमारे घर में भी कोई बच्चा है, तो हम बच्चों को है ना, जैसे कि सर ने बताया था कि बच्चों को खिलौने से नहीं प्यार होता है, बच्चों को एक मानव ही, मतलब मानव की ज़रूरत है, उसको मानव के साथ ही रहना पसंद है। तो जो हमारे टीचर्स हैं वो भावनाओं से, मतलब वो ममता, स्नेह, वात्सल्य और प्रेम, इनसे वो है ना पहले तो बच्चों को है ना अपना बनाते हैं। प्रिंसी मैम, आशिका मैम, और वो मैं जब भी क्लास में जाती हूँ ना विजिट में, तो सारे के सारे बच्चे ना उनके आसपास घूमते रहते, और मैं भी जब जाती हूँ ना तो मुझे ऐसे करते हैं, किस करते हैं, और टीचर को भी किस करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब उनके क्लास में ना
मैं जाती हूँ ना तो आपने नहीं देखा होगा, सॉरी, बट मैं जाती हूँ तो उनके टीचर्स के ना ऐसे ड्रेस पकड़ पकड़ के और यूं यूं करते हैं, ऐसे जैसे मम्मी करती है ना वैसे वो टीचर्स रखते हैं। और जब वो जूनियर केजी में भी आते हैं, सीनियर में भी आते हैं, तो उनको वो उनके प्री प्राइमरी के टीचर्स याद आते हैं। तो ये अच्छी बात मुझे शेयर करनी थी। बात बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ों पे मेरा ध्यान गया है इतनी एक 5 मिनट की टॉक में। कि पहले तो नैना मैडम जब अपने बच्चे का जो भी पास्ट था, अब तो हम भूल भी गए, नहीं वो नहीं भूलेगी, बट एक बात है कि जब वो उन्होंने ये जॉब एक्सेप्ट किया, जब छोटे बच्चों के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, तब उनको हर एक बच्चे में अपना बेटा दिखा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अभी इन्होंने बताया ना कि जब टीचर उनके पास लेके आते हैं तो उनको पहले सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, इसको मैं सुधारने के लिए या उसके लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो सीधा कनेक्ट होते थे अपने बच्चे से। अगर वो ऐसा करता तो मैं क्या करती, शायद ऐसा ही है ना। तो पहली बात तो हर एक बच्चे को अपना बच्चा मानना ये छोटी बात नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम 3-4 भाई के एक साथ जॉइंट में रह रहे हैं, है ना, तब हम अपने बच्चों को तो अपने बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे तो पता नहीं है, हर इंसान का नेचर अलग होता है, लेकिन क्या अपने देवर के, जेठ के बच्चों को भी क्या उतने ही प्यार से आप पाल सकते हो? तो ये तो किसके बच्चे हैं जिसको आप जानते भी नहीं हो, लेकिन उतना प्रेम से उन बच्चों को कनेक्ट होकर संभालना बहुत बड़ी बात है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल कि माई नाउ भूलका स्कूल, द टीचर्स, और यू कैन से कि सारी माएँ ही हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि इसमें से मोस्टली अनमैरिड है, फिर भी आज वो माँ बन चुकी है, क्योंकि इतने सारे बच्चों को उतने ही स्नेह से, उतने प्यार से संभाल रही है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा नैना ने यही सोचा है कि कोई भी बच्चे का नुकसान न हो, है ना। जैसे कि उन्होंने बताया ना कि हर एक बच्चा टीचर से कनेक्ट हो गया है, उसको प्यार से आके हग करता है, उसको किस करता है टीचर को। तो मतलब आपका भाव बच्चे के प्रति जब एकदम सही, ट्रू हो ना, तभी आपको भी सामने से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा भी उतना ही प्रेम चाहता है, तो जितना प्रेम उसको मिलेगा सामने उतना वो देगा। 2 बातों पर मेरा ध्यान गया है ना। गुड जॉब नैना। बात शेयर करनी है। और उसी के साथ फिर हमारी स्कूल में पहले क्या था कि पहले इंग्लिश मीडियम पूरा सुबह ही आता था, बट उसके बाद कुछ ऐसे सर ने डिसाइड किया था कि सुबह में है ना वो सारे 5th से लेके 10th तक के बच्चे आएंगे, और दोपहर में सारे फर्स्ट से लेके 4th तक के बच्चे आएंगे। तो मेरा एक बच्चा था वो, हाँ, फर्स्ट में आता था, और दूसरा बच्चा है वो 5th में। तो एक दोपहर में आ जाए और एक सुबह में आए, तो मैं क्या करूं, मुझे कौन सा बच्चा संभालना, तो वो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन था। तो मुझे ना चाहते हुए भी फिर मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मैं यहीं पर रहूं, और मेरे छोटे बेटे को यानी कि जो हेतु है उसको मैंने फिर ब्राइट में पालनपुर भेज दिया। उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुई, वो पास हो गया। बट हमारे स्कूल में क्या कि हिंदी है ना 2nd से आती है, और वहाँ पर है ना सीनियर केजी से स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हिंदी मैंने, मुझे पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी है, तो मैंने उसको हिंदी की जो वर्णमाला है वो पूरी करवा दी थी। पर जैसे उसका एडमिशन हुआ और वो जैसे स्कूल में जाने लगा, तो टीचर का एक टॉर्चर, टीचर हमेशा उसकी नेगेटिव बात ले रखते थे, उसकी पॉजिटिविटी नहीं देखते थे। तो टीचर हमेशा एक ही कंप्लेन करते रहते कि इसका हिंदी नहीं आता है, इसको हिंदी नहीं आता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता। तो उसने इतना सब ले लिया है ना कि वो आज तक उसको है ना मतलब पढ़ाई से मतलब, हाँ, उसके टीचर मुझे बार बार कॉल करते थे जब भी मैं पीटीएम में जाती थी ना, तो हमेशा एक ही बात, और फिर मेरे पे एक प्रेशर आ जाता था, तो मैं भी उसी को प्रेशराइज करती रहती। तो उसको आज तक पढ़ने में इंटरेस्ट ही, और उसने खुद ने मान लिया है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। तो हमने ही उसको ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और उसी को मतलब उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हम जो जहाँ पर काम कर रहे हैं ना, उसको वहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के जो भी करना है ना, वो सोच समझ के बहुत करना है, क्योंकि हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो बच्चे अभी जब बच्चों के साथ हम कुछ कर रहे हैं ना, अगर कुछ हमने गलत कर दिया
तो वो पूरी जिंदगी वो गलत के साथ जिएगा। तो बस इतना ही। बहुत अच्छा, शब्द से ऊपर वाली बात थी। उनको जो भाव दिखाई दे रहा था अभी राइट नाउ, जैसे हमने तो सुना सिर्फ, उन्होंने उस चीज को देखा, अपने बच्चे के बचपन को भी देखा। थोड़ा आवाज, हाँ ओके। तो उनके सामने कोई एक चित्र खड़ा हुआ था जो हमारे सामने हमने इमेजिन करके उसको खड़ा करने के लिए ट्राई किया। तो मेरे बच्चे के साथ भी मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है, नहीं ऐसा नहीं है। इसीलिए कई बार मेरे घर में भी ऐसी बातें होती थी कि भी अपना बच्चा है ना दूसरी स्कूल में पढ़ा लेते हैं, क्योंकि टीचर्स नॉर्मली क्या होता है, एक जैसे मेरा कोई बिहेवियर है टीचर के साथ, तो टीचर डायरेक्ट मुझे नहीं बोल पाएगा, लेकिन क्या करेगा, मेरा बच्चा है ना, रिवेंज लेने के लिए। तो वो चीजें मैंने भी महसूस की हुई है, ऐसा नहीं है। तो अपनी स्कूल, जैसे कल ही बात हो रही थी, मंत्र ने, मैं सतीश भाई और मंत्र 3 बैठे थे और साथ में वो हमारा भांजा भी बैठा था। तो उसने कहा डैडी मेरी भी कुछ बातें हैं कि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ ना, लेकिन कभी मुझे ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह, मतलब मुझे भी स्पोर्ट्स आता था लेकिन किसी ने मुझे प्रमोट नहीं किया, मुझे भी म्यूजिक सीखना था। तो मैं देख रहा था कि जो टीचर्स थे ना वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड बच्चों को ही सिखाते थे, और वो बच्चे भी ऐसे हैं जो जिससे उनका कुछ ऐसा कनेक्शन है कि उनके मम्मी पापा उनसे मिलते रहते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उनके कोचिंग के साथ जुड़े हुए हैं। देखो ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ रख रहा हूँ। ये जो वर्ड्स है वो मंत्र के वर्ड्स है। तो उसका ऑब्जर्वेशन जो था वो भी उसने रखा। तो नॉर्मली मैंने भी कभी किसी पेरेंट्स को, इसीलिए जितना टॉर्चर है ना आपने झेला है ना, वैसे आई थिंक मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे लोगों का है। तो रियलिटी है कि हर एक बच्चा मानव का बच्चा है, मेरा तेरा नहीं है। हम जो मेरा तेरा में फंस जाते हैं ना, वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे रिलेशंस शरीर से बियॉन्ड है। हम शरीर के साथ संबंध को पहचानते हैं, तो वो तो एक जानवर भी करता है, और जानवर भी एक रेंज के बाद उस अपने बच्चे को छोड़ देता है। आप देखो, जैसे कुत्ता है तो अपने बच्चे को कब तक संभालेगा, बाद में छोड़ देगा। ऐसा तो देखा हुआ है ना हमने आसपास। तो बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि अपने बच्चों को फिर छोड़ देते हैं। हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा रिलेशन बायोलॉजिकल नहीं है। हमारा रिलेशन बायोलॉजिकल नहीं है, हम उसको बायोलॉजिकल बनाते हैं। इसलिए एक बढ़िया एग्जांपल सोम भैया बार बार देते हैं मेरे ख्याल से, कि कोई एक ऐसे जैसे मैटरनिटी होम बोलते हैं ना, जहाँ प्रेग्नेंट माए होती है, वहाँ जैसे बहुत सारी 10 माए वहाँ पे है एक साथ, और सारे बच्चों का एक साथ में डिलीवरी हुआ। अब जब डिलीवरी होती है तब बच्चे को लेके नर्स दूसरी रूम में चली जाती है। जब ऑपरेशन चलता है तब तो उसके पास नहीं होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए बाहर लेके जाएगी। फिर जाके नर्स से शायद मिस्टेक हो गई और उसने कोई दूसरा बच्चा उस माँ को थमा दिया, तो फिर वो उसको अपना मान लेगी और पूरी लाइफ उसके साथ जिएगी। मतलब हमारे रिलेशंस स्वीकृति वाले हैं, शरीर वाले नहीं है, हम नहीं पहचान पाएंगे। इससे तो एक मूवी भी बनी हुई है कि कोई मुसलमान का बच्चा था और हिंदू और बड़े माने जाने वाले पंडित के घर में दे दिया था। फिर कुछ रायट्स होते हैं, रायट्स होने की वजह से फिर बाद में कोई टॉपिक निकलता है, और किसी एक बंदे को मालूम था जिसने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी कुछ हाथ में आती है, फिर वो बच्चे को लगता है कि मैं तो किसी मुसलमान का ओके, उसके पापा जानते थे फिर भी उसने उनको डिस्क्लोज नहीं किया था। फिर अच्छी मूवी बनाई थी। मतलब इससे इतना समझ में आता है कि हमारे जो रिलेशंस है ना वो बायोलॉजिकल नहीं है, उससे आगे है। यानी कि हर एक बच्चा, एक बार मेरे ख्याल से सुनने में भी आया था
कि नागराज बाबा के पास किसी ने ऐसा क्वेश्चन रख दिया कि किसी के बच्चे ना हो उसके लिए क्या। अभी तो जिसके पास बच्चे नहीं होते वो बहुत पीड़ा महसूस करता है कि मेरे तो बच्चे नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि ऐसी कंडीशन में कोई भी मानव का बच्चा ला दो, वो भी मानव का बच्चा है। आपके कोख से निकला तो वही मानव का बच्चा है, ऐसा थोड़ा है। क्योंकि मानव संस्कार विधि से आगे बढ़ता है और शरीर और संस्कार का कोई कनेक्शन है नहीं, हम बनाते हैं। तो कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा तो वो संस्कार मेरे उनके साथ जो कार्य व्यवहार रहेगा उससे वो सीखता रहेगा। तो बच्चे तो ऐसे ही ग्रोन होते हैं, मतलब हर एक बच्चा मानव का बच्चा है, मेरा तेरा नहीं है। ये सोच जिस दिन आ जाएगी उस दिन क्राइम होना बंद हो जाएगा, यानी कि बच्चों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एक बच्चा मानव का बच्चा है, मेरा है तेरा है। हाँ, अपना जो बच्चा है उसके लिए कुछ विशेष जवाबदारियां बनती है, जिम्मेदारी कुछ विशेष है, उसके पालन पोषण ये सारी चीजों की। हम जैसे मैं हूं तो मेरे बच्चे के लिए स्कूल फीस पे करूंगा, कॉलेज में पढ़ाऊंगा, तो वो एक विशेष जिम्मेदारी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई दोस्त है, अदरवाइज कोई दूसरा बच्चा है वो भी मेरा बच्चा नहीं है, वो भी मेरा बच्चा है। तभी पूर्ण मूल्य प्रेम की तरफ पहुंच पाएंगे। तब तक प्रेम क्या है, वो सब वो बॉडी के अट्रैक्शन ही रहेंगे। प्यार शब्द जो एक से होता है वो प्यार नहीं होता है। ये चीज कब पकड़ में आएगी? जब पूरी एग्जिस्टेंशियल डिजाइन समझ में आएगी तब। जो सबसे होता है वो प्यार होता है, जो एक से होता है वो मोह होता है, वो मोह है। और मोह जब हो जाता है तब उसमें दुखी होना पक्का है, उसका आउटकम फिक्स है, उसमें हम दुखी होगे ही होगे। तो इतनी चीजें जब समझ में आ जाएगी तब सबके साथ अच्छा व्यवहार हो जाएगा। जैसे यहाँ हम सब काम कर रहे हैं तो कोई बॉस नहीं है, सब भाई बहन है, साथ में मिलके कोई योजना से काम कर रहे हैं, यही। और रियलिटी तो यही है ना। तो इस रियलिटी को जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद नैना बहन, आपने बहुत लोगों के दिल को छू लिया। क्यों? क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तब मैं भी कुछ रिलेट कर पा रहा था, शायद यहाँ पे भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होते होंगे। तो रियलिटी तो यही है। देखो लास्ट टाइम सतीश भाई आपको कुछ ऐड करना है? શેરિંગ કરી દઉં એક. હું છે ને મારા એક માસી હતા, જો કે 6 માસી છે, એક નથી. એ ટોળું કહું તમને. મારા નાનાને 3 ભાઈઓ, ત્રણ ચાર ભાઈઓ છે કાકા બાપાના. એમને બધાને 5 ને 7 બહેનો. અમે ઘરે જતા ને દિવાળી વેકેશનમાં કે સમર વેકેશનમાં તો જનરલી ખાટલા શોધીને લાવવા પડે બહારથી, કારણ કે ભાણિયા હોય અને એક ખાટલામાં 4 3 સૂતા જ હોય. તોય મોજ કરતા, અઠવાડિયું 10 દિવસ રહેતા. આપણે બધાય રહેતા, હવે નથી રહેતા. તો મને હજી પણ યાદ છે કે હું કદાચ પહેલા ધોરણ બીજા ધોરણમાં ભણતો હશું ત્યારે હું મારી માસીને મમ્મી કહેતો. એટલે ત્યાંથી મને એટલું બધું પોષણની દ્રષ્ટિએ, મમતાની દ્રષ્ટિએ જે કંઈ એટલું બધું મળતું હતું કે જેના કારણે મારી દ્રષ્ટિ જ બદલાઈ ગઈ કે આ જ મારી મા છે. તો જો કે હું શરીરથી તો એમને મારું કોઈ કનેક્શન હતું જ નહીં, છતાંય મેં માની લીધું કે આ મારી મા છે. એટલે આ એક એડ કરવા જેવું લાગ્યું એટલે કહ્યું. થેન્ક યુ. हम नॉर्मली स्वीकृति इज इक्वल टू सुख मानते हैं, तो कई बार स्वीकृति होती नहीं है फिर भी स्वीकृति करते हैं, तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज स्वीकृति नहीं होती है।
तो मानव का मानव के साथ, अदरवाइज मानव की बाकी की अवस्थाओं के साथ जो भी रिलेशन है वो स्वीकृति वाला है। अब स्वीकृति बिना समझ आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीजों को समझे बिना स्वीकृति आ जाएगी। यानी कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं नैना मैम का, तो उनके बच्चे के साथ जो भी उन्होंने फील किया उस लिए वो सारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वहां पे भी वो फुल स्टॉप वाली बात नहीं है। क्योंकि हर एक मानव के लिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझदार हूं इसीलिए मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, मेरे बच्चे के साथ ये हुआ था इसलिए मैं अच्छा व्यवहार कर। दो डायरेक्शंस अलग है। उसमें एक घटना को लेके हम उसका निष्कर्ष निकाल के कुछ कर रहे हैं तो उससे तृप्ति नहीं आएगी। बट हाँ, यस, नहीं मैं एक एग्जांपल रख रहा हूँ, जैसे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, लेकिन उसके दृष्टिकोण में जैसे मैं किसी बच्चे के साथ अच्छा कर रहा हूँ तो मंत्र की वजह से कर रहा हूँ तो वहां कुछ गैप रहेगी, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हर एक मानव के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी बनती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो पूरी बात होगी। बस इतनी सी बात है मेरी, यानी ये नहीं बोल रहा हूँ। तो हम कई बार किसी चीज को लेके प्रभावित होके कुछ आगे अच्छा व्यवहार करते हैं तो वहां गैप रहती है, वो गैप कभी न कभी वापस खड़ी हो जाएगी और वो वापस पीड़ा देगी। बेटर है मैं उस चीज को समझ लूं, तो समझने से ही स्वीकृति आती है। मतलब जैसे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं समझने के लिए इस कंटेंट ने हमको हेल्प की ना। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मंत्र वाले केस में भी, अदरवाइज मैम के केस में, ये जो हमने 2-3 साल से जो एफर्ट लगा रहे हैं तो वहाँ इस कंटेंट ने हमें हेल्प की, तो अब हम उस घटना को समझ रहे हैं, इसीलिए इस चीज को हम आराम से ले रहे हैं। जैसे ही उस घटना को हम नहीं समझ पाते, ऐसा कोई कंटेंट हमारे पास, ऐसा कोई रेफरेंस हमारे पास नहीं होता, तो फिर वो पीड़ा तो आज भी रहती, आज पीड़ा नहीं रहेगी। ठीक है, उस घटना को लेके हम भावुक हो जाते अलग बात है, लेकिन उसकी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। नहीं तो हम क्या होता है, भूतकाल की पीड़ा के साथ ही जीते हैं। ये आउटकम्स है, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्तमान का विरोध। ये है ना, ये आउटकम्स है, ये आउटकम से हम फ्री हो जाएंगे, फिर हम वर्तमान में सही तरीके से जी पाएंगे। ठीक है, देखो राजेश भैया ने एक बात रखी थी, उसको थोड़ा और एक बार वापस देख लेते हैं कि आदर्शवाद, भौतिकवाद, मध्यस्थवाद। अब मध्यस्थवाद जो अभी 50 साल से हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, जीवन विद्या बोल दे उसको, मध्यस्थ दर्शन बोल दे, अदरवाइज मध्यस्थवाद बोल दे। क्यों मध्यस्थ बोलते वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 वाद है जिससे पृथ्वी पे, धरती पे जितने भी मानव जी रहे हैं ना, किसी न किसी वाद के साथ जी रहे हैं। वाद का मतलब होता है विचार, वाद यानी विचार। मेरे जैसे विचार हो गए ना, वैसे मेरी दृष्टि डेवलप होगी। देखो घटना तो एक ही घटती है, लेकिन जब इंसान उसको देखता है, तब देखो 5 लोगों को पूछा जाए ना, तो वो घटना के बारे में 5 के व्यू अलग होते हैं। घटना वही है, लेकिन घटना को देखने वाले 5 इंसान हो गए, 5 को उस घटना के बारे में बताया जाए कि भी ये क्या हुआ था, तो 5 लोग बताएंगे तो उसमें अलग अलग दृष्टि आएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो दर्शन है, उनका जो वाद है, वो जितना समझे है उतना ही उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे। तो देखने का काम आंख नहीं करती है। हमें लगता है कि हम आंख से देखते हैं, आंख से नहीं देखते हम। हमारे देखने का तरीका है कि हम जो समझते हैं वो देखते हैं, जितनी समझ होगी उतना ही दिखाई देगा। तो हम बच्चे में मानव देख पा रहे हैं। मेरी कल परसों बात हो रही थी योगेश भाई से, तो बच्चा है, अब छोटा है, अब उसको मैं सम्मान कैसे दूं? वो तो छोटा है, मैं बड़ा हूं, तो मैं सम्मान नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके साथ जोड़ दिया है कि छोटा बच्चा है। अब उसको छोटा बोला, उसका मतलब इनडायरेक्टली मैंने खुद को क्या बता दिया? मैं बड़ा हूं।
ओके, छोटे बड़े में समझदारी की भी हम गैप डाल देते हैं। हम ऐसा मानते हैं छोटे बच्चे में अभी समझ कहाँ है, मैं बड़ा हूं मेरे में समझ है। तो कहीं ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जो छोटा बड़ा जो भी बोल रहे हैं वो शरीर के सापेक्ष में बोल रहे हैं, जीवन को तो कहाँ उम्र है। तो हम जब सामने वाले में जीवन के रेफरेंस से देखते हैं तब वो समान दृष्टि से हम बात कर पाएंगे, वरना तब तक है ना ये छोटे बड़े सही गलत में फंसे रहेंगे। तो पिक्चर जैसा है वैसा देखना। जैसे ये जो है शरीर दिखाई दे रहा है आपको, उसको चलाने वाली एंटिटी क्या है, जीवन है। तो जीवन शरीर को चला रहा है, तो हम जो पहचानेंगे उस पहचान का रेफरेंस क्या रहेगा, शरीर रहेगा कि जीवन रहेगा। आप सोचो क्या रहेगा, जीवन रहेगा कि शरीर रहेगा। शरीर तो खत्म हो जाएगा, ऐसे हमने कई शरीर लिए होंगे, हम मान ले अभी, चलो अभी समझ में नहीं आ रहा है, मान ले, किसी ने बताया हमने मान लिया। लेकिन मान के भी जैसे हम सोचे तो इंपॉर्टेंट क्या, हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए कि सामने जो शरीर है वो जीवन है, वहां दृष्टि रहनी चाहिए, कि वो सामने जो शरीर है वो छोटा है बड़ा है, वहां दृष्टि रहनी चाहिए। जीवन, तो जीवन के रूप में हम सब समान हैं, जीवन के रूप में सब समान है। अब समानता आएगी और जब हम बात रखेंगे तो सामने वाले तक पहुंचेगी, वरना पहुंचेगी ही नहीं, तब तक विवाद ही होगा। बिना समानता हम बात रख ही नहीं पाएंगे, रखने जाएंगे उसमें वो बातें रहेगी। जैसे आप अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हो, खुद के बच्चे के साथ बात कर रहे हो, तब आप खुद को पिता मान लेते हो, खुद को माता मान लेते हो, और आप खुद को बड़ा। जैसे सबसे डिफिकल्ट टास्क है, जैसे मेरे मम्मी पापा है, उनका लिसनिंग मेरे से नहीं होगा, मतलब मैं उनको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, डिफिकल्ट है, सिवाय कोई वातावरण का प्रभाव हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा है। मैं 60 साल का भी हो जाऊंगा, मैं उनके लिए बच्चा रहूंगा। मैं बच्चा रहूंगा तो मेरे से जो भी बात होगी, मैं जो भी डिलीवर करना चाह रहा हूं वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए अब बच्चों से भी कभी बात करना है तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्या, अपने मम्मी पापा को समझाना। वो पूरी दुनिया को समझा लेंगे, अपने मम्मी पापा को नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने कुछ मान के रखा है, क्या, कि ये है ना छोटा है, फिर कितने भी साल का हो। ये देख सकते हैं हम, मैं बता रहा हूं, मान लेने की बात नहीं है, हम देख सकते हैं घर में। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि आदर्शवाद, भौतिकवाद, मध्यस्थवाद, ये 3 क्राइटेरिया में ही हम नॉर्मली हमारा ध्यान जाएगा। हर जगह पे देखो आप, किसी न किसी चीज के, जैसे कोई आस्था विधि से चल रहा है तो वो कहाँ चल रहा है, आदर्शवाद में। कोई एक मान रहा है कि मैं बहुत सारी सुविधाएं इकट्ठा कर लूं, मैं दुनिया का सबसे पैसेदार इंसान बन जाऊं, मैं दुनिया का सबसे लग्जरियस लाइफ जीने लगूं, तो वो कहाँ पे आएगा, ईसवाद में। तो ये बात, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा समझ, जैसे मेरे ख्याल से राजेश भैया ने पेड़ का एग्जाम्पल लिया था। अब पेड़ को हम देखते हैं, देखो, तो पेड़ को जैसे आदर्शवाद से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, यहां से हम देखेंगे, इस दृष्टि से देखेंगे तो पेड़ में हमें क्या दिखाई देगा, भगवान दिखाई देंगे। जैसे कुछ करते हैं ना, वो पेड़ के, वड का पेड़ होता है, उसके आसपास कुछ डोरी धागा लगाते हैं, तो वो कब होता है, कुछ वर्ड सावित्री, ओके, फिर उसमें क्या होता है, उसके पति की आयुष्य ज्यादा हो जाता है। लेकिन वो तो डिफाइन है ना, पति तो जितना जिएगा उतना ही जीने वाला। ठीक है, तो यहां से कुछ हुआ, ओके, भौतिकवाद से इसको देखते हैं तो फिर क्या होगा, मुझे क्या दिखाई देगा पेड़ में, हाँ मैं भी करता हूँ ना, वो भी फास्ट रखती है तो मैं भी साथ में, कंपनी रहती है और कुछ नहीं है। पर्पज अलग है, उसका पर्पज मेरा आयुष्य होगा, तो मेरा पर्पज है कि चलो कंपनी दे देते हैं, बस फर्क इतना होता है। हाँ, डाइट भी हो जाए, वेट भी थोड़ा बढ़ रहा है। भौतिकवाद से इसको देखेंगे तो
उपयोगिता तो थोड़ा अच्छा वर्ड हो गया। हाँ, मतलब मेरी सुविधा वाला पक्ष, मतलब मेरी लग्जरी के लिए मैं पेड़ को काट के क्या क्या बना सकता हूं। जैसे एक बार मेरी बात हो रही थी, जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं अभी तक जितना मैंने कंज्यूम किया होगा, जितनी लकड़ी मैंने कंज्यूम की है आज तक, उतनी मैंने बोई नहीं है। दैट इज रियलिटी। जैसे मेरे घर के अंदर कुछ फर्नीचर बनाए, यहाँ कुछ लाए, जहां जहां मैं आज तक 42 ईयर्स, 44 हो गए नहीं मेरे ख्याल से। आज जो भी हुए वो ठीक है, वो तो चलता रहेगा, नंबर गया मैं वो भी। बॉडी का 46 हुआ है और आपका क्या है वो तो हमें नहीं पता। तो नॉर्मली हम उसमें से क्या मेरी सुविधा बढ़ेगी उतना देखते हैं, हम उसकी उपयोगिता के सेंस से देखेंगे तो वहां उपयोगिता में सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि हम उसका यूज करेंगे, लेकिन उसमें कृतज्ञता ऐड रहेगी। और कृतज्ञता जब ऐड रहती है ना, तब हम सामने वाली जो भी चीज है ना उसको नाश नहीं कर देंगे। एक यूज करेंगे तो उतना तो कुछ ना कुछ वो उतना अदरवाइज उससे कुछ ज्यादा नेचर को दे ही देंगे। तो वो थोड़ा उपयोगिता वाला हो गया। उपयोगिता का मतलब हम चीज को कंज्यूम करते हैं लेकिन सामने उसके बारे में, उसके संरक्षण के बारे में भी सोचते हैं। और वो वाला, ये वाला क्या हो गया, भोग वाला हो गया। मतलब जो होना, उसका जो होना है वो हो जाए, मैं अपना कुछ कर लूं। इसीलिए अभी एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स क्यों यूज हो रहे हैं, क्योंकि उसमें दृष्टि, लाभ दृष्टि हो गई है। तो दृष्टि का खेल है ये। ओके, यहां से जब हम इस पेड़ को देखेंगे तब उपयोगिता यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम कैसे पेड़ को देख सकते हैं, जैसे मध्यस्थ दर्शन से देखें तो हम सोचेंगे कि भाई पेड़ यानी कौन सी अवस्था, प्राण अवस्था। ओके, प्राण अवस्था है, उसका कोई रोल है, मेरी लाइफ के साथ कुछ रोल है। तो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन वहां से, ऐसे नेचर में डिजाइन है, तो एक मशीन बनाया है नेचर ने। वो मशीन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और मेरे लिए फिल्टर करके ऑक्सीजन दे रहा है। हम घर में एयर प्योरीफायर लगाते हैं ना, वो भी नहीं, पेड़ जैसा काम नहीं करता है। ओरिजिनल प्योरीफायर तो पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, अदरवाइज दूसरे जो भी है गैसेस उसको ले लेगा और उसमें से फ्रूट भी बना लेगा। फ्रूट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो वो कार्बन भी हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे लिए खाना भी बना लेता है, हमारे लिए एक प्योर एयर भी दे देता है। तो फिर मेरे जीने में उसका कितना बड़ा रोल है, तो उसके जीने में भी मेरा कुछ रोल तो होना चाहिए। मतलब एग्जिस्टेंस की डिजाइन मेरे समझ में आ रही है, तो अब मेरी कृतज्ञता के साथ में उसकी उपयोगिता करूंगा। ये हो गया पेड़ के लिए। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा एक एग्जांपल मानव ले लेते हैं। मानव भी नेचर की ही चीज है ना, ऐसे तो मानव थोड़ा हमने बनाया है। तो मानव के लिए आदर्शवाद में से हम कैसे देखेंगे उसको? आदर्शवाद में संत, महात्मा, देव, देवी, देवता, क्या यार अभी ऐसा ही है ना कुछ अच्छे बुआ। तो मानव में इस एंगल से हम देखेंगे ना, तो मानव में क्या दिखाई देगा, कोई संत दिखाई देगा, कोई महात्मा दिखाई देगा, कोई चमत्कारिक पुरुष दिखाई देगा, जिसको कुछ भी नाम, बुआ कुछ भी नाम दे दो, मतलब चमत्कार वाली बात है। तो ऐसा कोई बंदा दिखाई देगा उसमें। तो हो गया आदर्शवाद की दृष्टि से मैं देख रहा हूं। ओके, भौतिकवाद की दृष्टि से देखेंगे तो उसको हमने अच्छा वर्ड दिया है, मॉडर्न वर्ड दिया है, HR, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमन भी एक मशीन है, उसको खरीदो। तो ऐसी चीजें बनती है कब, जब इंसान खुद की महिमा को नहीं जानता है, वो खुद का वैल्यूएशन, खुद का मूल्यांकन पैसों से करने लग जाता है। यानी कि मैं बिकने वाली चीज हूं, मेरे लिए आप बोली लगाइए। तो वो भाव मेरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचानता हूं। मुझे जिस दिन समझ में आएगा कि भाई मानव का वैभव क्या है, मैं टीचर हूं तो टीचर का वैभव क्या है, अब उसके साथ में काम कर रहा हूं, मेरी आवश्यकता जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कम सैलरी में काम करेंगे, मेरी आवश्यकता भी मैं डिफाइन करूंगा।
और जहां हूं वहां पे भी अच्छा कर सकता हूं, जहां पे भी रहूंगा। तो ये सारी चीजें जब खुद को ऐसे देखते हैं, खुद को जैसे, क्योंकि खुद का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, चीजों से करते हैं, तो वो गैप है। कब तक रहेगी? जब तक मानव क्या है वो नहीं समझ में आएगा। तो इस एंगल से हम जब भी मानव को देखेंगे तो क्या दिखेगा? उसमें रिसोर्स दिखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे मैं यहाँ स्कूल का ट्रस्टी होके आप सबको ह्यूमन रिसोर्स देखूंगा तो मेरे लिए क्या दिखाई देगा? उसमें भाई बहन नहीं दिखते हैं, उसमें रिलेशंस नहीं दिखते हैं, उसमें मशीन दिखते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री में देख लो आप। इसीलिए एमबीए में भी एचआर करके डिपार्टमेंट, एचआर मैनेजमेंट आता है, उसकी बहुत सारी एमबीए डिग्री बनती है। अब कहाँ जाएंगे वो तो हमें सोचना है। तो समझ कहाँ हमारी रुक गई है वो पकड़ना है हमें। ओके, मध्यस्थवाद से देखेंगे तो मानव क्या है? तो मध्यस्थवाद से मानव को देखा जाएगा तो मानव एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि मानव ज्ञान अवस्था है। मानव समझने के लिए पैदा हुआ है। क्या समझना है? उसको अस्तित्व समझना है, अस्तित्व की डिजाइन। अस्तित्व को समझ पाए उतनी क्षमता इस धरती पे मानव के अलावा किसी के पास नहीं है। ये कुत्ते के बस का काम नहीं है, ये किसी हाथी के बस का काम नहीं है, घोड़े के बस का काम भी नहीं है। ये मानव के पक्ष का ही काम है। जैसे कि बताया आपने कि मानव के साथ भौतिकवाद को अगर हम कनेक्ट करेंगे, समझदारी, तो वो जो आपने समझाया ना, तब मुझे एक घटना याद आई सर कि इन द बिगनिंग व्हेन आई जॉइन द स्कूल, 8 साल मैं एज अ टीचर यहाँ पर थी। फिर 1 साल बीएड करने के लिए गई सर, तब हमारा मैनेजमेंट चेंज हुआ, आई वॉज नॉट हियर। फिर जब मेरा बीएड फिनिश हुआ ना सर, तो 2-3 स्कूलें ऐसी है जिसमें से मुझे कॉल आया था कि अभी आपका बीएड हो चुका है, आप ज्वाइन आओ। अब सर मैं जुड़ी हुई थी यहाँ पहले से, एज अ पेरेंट थी, फिर टीचर, एज अ टीचर ज्वाइन हुई नैना के जैसे ही। तब उन्होंने मुझे आधा 1 घंटा तक मुझे निकलने नहीं दिया सर। और मैं सही बताऊं तो मैं रसोई करने का टाइम था मेरा मैं जल्दी में थी और उन्होंने मुझे रोक के रखा। उनको लगा कि आज इनको साइन करके ही भेजना है। तब उन्होंने मुझे सर अपनी चेकबुक निकाल के मुझे बोला था। आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ सर कि हमारे जो भाव जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने मुझे बोला था कि आप यहाँ साइन कर दो मैडम, मैं साइन कर देती हूँ, आप जो भी बोलोगे, है ना। फिर मैंने कहा उनको कि मुझे सोचने का तो समय दीजिए। तब यहाँ रश्मि मैडम प्रिंसिपल थे, वो बात आके मैंने उनसे शेयर की सर कि मैडम ऐसी मेरे साथ कल घटना हुई थी। तो उन्होंने बोला कि उपासना आप क्या सोचते हो? मैंने कहा मैडम आज भी नहीं और कल भी नहीं, अगर काम करूँगी तो यहीं करूँगी वरना घर संभालूँगी। तो उसके बाद जब मैंने ज्वाइन हुआ ना, तब अपना नवा मैनेजमेंट ज्वाइन हुआ था सर। 1 साल हमने कंबाइंड में काम किया था, पुराना और नया। सही है। तब मैडम ने मुझे बोला था कि शायद आप वहाँ जाते तो ये बच्चों को, मतलब जो पुराने टीचर से कनेक्शन है वो नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं तब फील हुआ सर कि शायद मैं भौतिकवाद या उससे जुड़ के या थोड़ी ज़्यादा सैलरी के लिए अगर ज्वाइन कर लेती तो यहाँ पे मुझे जो बच्चों का प्रेम, जो विश्वास, मेरे पर विश्वास भी था सर। सही है। सर ने भी मुझे बुला के पहली बार बताया था, तब यही बोला था कि बेन તમે પાયાથી જોડાયેલા છો ને તો તમે અહીંયા कंटिन्यू करो तो વધારે સારું। क्योंकि तब हमारा लिए 1 साल स्ट्रगलिंग था सर, सारे बच्चे मूव हो रहे थे, है ना सर। तो वो सारे बच्चों के पेरेंट्स को हम पर्सनली मिले थे। तो शायद अगर थोड़ी समझदारी न रख के मैं अगर टर्निंग अपनी लाइफ को ऐसे सोचती कि भाई पैसा ही सब कुछ है या मेरा डेवलपमेंट यहीं पे शायद हो, सही है। तो शायद मैं कहीं और होती आज। सही बात है। तो ये भौतिकवाद का जो बात है ना सर, उससे सही कनेक्ट होती है ना। तो हर जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं है। हाँ, पैसा जरूरी है, हम पैसे को लेकिन इतना है सर कि हाँ सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। वो जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहो, वो जो अपने पुराने अपनी जो क्या कहते हैं फ्रेंड्स है, उनके साथ आज मिलके जो इतना अच्छा हम काम करके
चैन की नींद सोते हैं ना, शायद ऐसा ना होता। यहाँ पे हमारे लिए भी प्राउड वाली बात है कि हमसे पुराने यहाँ कितने लोग हैं। हाँ, नैना बहन, भावना भी है। भावना बहन भी है। अच्छा है, हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमसे सीनियर भी यहाँ पे है बहुत सारे, हमसे पुराने सारे, मोस्ट ऑफ। क्योंकि हम तो पालमपुर और मुंबई रहे हैं। हाँ, ऐसे तो पुराने। ईसा के हैं। सही बात है। नहीं, मैं कन्फेस कर रहा हूँ ना कि जैसे मैंने 40 साल तक तो मैं टीचर था ही ना, 40 मतलब 40 साल यानी 20 साल जो काम किया। मैं रियली बता रहा हूँ ना, बार बार बताता हूँ कि मुझे वो तृप्ति नहीं थी जो मैं इसको समझने के बाद कर रहा हूँ। मतलब आज भी टीचर ही है और कुछ है नहीं, तब भी टीचर थे, लेकिन वो टीचर और आज के टीचर में जो फर्क है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। अब बच्चा सामने आता है ना, तब उसमें फीस नहीं दिखती है। हाँ, वो लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, लेकिन वो दिखती नहीं है, पहले दिखती थी। पहले ऐसे देखते थे, इसलिए हम पहले क्या करते थे मालूम है, पहले तो हमें ही सारे डिसीजन लेने पड़ते थे जब छोटा यूनिट था तब। तो नॉर्मली मैं ऑलवेज ऐसा ट्राई करता था कि यार फीस वाला मेरे पास मत रखो। क्यों? क्योंकि जब फीस वाला मेरे पास रहता है ना, तब मुझे मालूम होता है कि इसकी फीस इतनी बाकी है, इसके पेरेंट्स ने इतनी बार मना किया है, तो फिर वो बच्चे को देखने का नजरिया भी ऐसा हो जाता था फिर। इसीलिए क्योंकि मैं समझता नहीं था, इसलिए मैं उस चीज को बाईपास करता था, यार आप संभालो, मैं नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी करना पड़ता था। तो वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चीज को पूरा नहीं समझा है। अब प्रॉब्लम नहीं, अब मैं बात कर सकता हूँ, अब कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हम वो बात रखेंगे, वो सामने वाले की स्थिति को भी ध्यान में रखेंगे और एज अ कंप्लेन नहीं करेंगे। हम ऐसे बताएंगे कि भाई ये आपका योगदान है, आपका सहयोग है, स्कूल में जो फीस पे कर रहे हो वो आपका सहयोग है, ठीक है? तो सहयोग के अंदर उनकी भी थोड़ी स्वतंत्रता रहेगी। कुछ प्रॉब्लम है, ये है जेन्युइन, कई बार प्रॉब्लम आ जाते। हर एक लास्ट ईयर एक परिवार में ऐसा हुआ था कि अचानक उनके परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे और कैंसर की बीमारी आ गई। वो यहाँ के कुछ दर्जी थे, तो फिर वो नहीं दे पाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे भरोसा दिया था कि सर आप चिंता मत करना, मुझे और एक साल, क्योंकि बच्चा तो पढ़ के जा रहा था यहाँ से, लेकिन मुझे और एक साल देना, मैं भर दूंगा। तो वैसे कंडीशन में उनको टाइम दिया था, और जो संस्था कर पाए उतना उनके लिए कुछ राहत भी की थी, लेकिन जो बोला था वो उन्होंने भर दिया था। तो ऐसे कई केसेस हर साल बनते रहते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन अब हम उसको अब जैसे बाजार में भी बीच में मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमारे मन में ऐसा है नहीं कि ये वो वाला भाई है जो ये करके मुझे क्या बोलते हैं, फ्रॉड करके चला गया था। फ्रॉड नहीं कर रहा था वो, उसकी भी कुछ मजबूरी होगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि जिसको नहीं देना होता है, क्योंकि हर एक की कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे रहती है। लेकिन कई बार क्या, फिर इंसान खुद को मैनिपुलेट करता है ना, तब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। कई बार फ्रॉड करने को खुद की स्मार्टनेस समझने लग जाता है और खुद को बुद्धिशाली समझने लग जाता है, तो फिर वैसे कंडीशंस में वैसे लोग करते हैं। तो ऐसे भी लोग समाज में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन अब उसको एज अ ह्यूमन हम देखेंगे ना, तो आराम से हैंडल कर लेंगे हम उसको। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है? देखो, मानव को देखेंगे तो आदर्शवाद में संत महात्मा, भौतिकवाद में एचआर, और मध्यस्थवाद में ज्ञान अवस्था। ठीक, ज्ञान अवस्था यानी कि सबके साथ समझ के जो जैसा है वैसा देख पाए, हाँ, पूरे होश में रहे, वर्तमान में जिए, तो वैसा जो है वो मानव। और सबसे उत्कृष्ट इकाई है, मतलब ज्ञान अवस्था है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी की 3 अवस्थाओं के लिए वो खुद से ले लेगा। वो पदार्थ अवस्था का भी वेस्टेज नहीं करेगा, वो प्राण अवस्थाओं को भी डैमेज नहीं करेगा, वो जीव अवस्था को भी डैमेज नहीं करेगा। जैसे आजकल हम हमारे घर के आसपास जो है कुत्ते, उनके लिए मीना भाभी और दीपा सब बनाते 5-5 किलो कुछ खिचड़ी बनाते, ये बनाते। पहले का भाव क्या था? कुछ पुण्य कमा लेंगे। अब का भाव क्या है कि यार ठीक, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आसपास रह रहे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खाना दे दिया। तो जीव अवस्था के लिए भी जो अवेलेबल है मैं कर सकता हूँ वो करूंगा, बात खत्म वहां पे। फिर उससे मुझे कोई पुण्य मिलेगा, मुझे कोई स्वर्ग मिलेगा, ऐसी कोई परिभाषाएं दिमाग में रहती नहीं है। हम हल्के रहते हैं,
है तो दिया, नहीं होता तो नहीं देते, नहीं होता तो कुछ और दे देते। तो ये चीजें है जो समझनी है। यहां से हैंडल करेंगे तो उसको कैसे करेंगे? पाप पुण्य से करेंगे। यहां से हैंडल करेंगे तो एक कुत्ता मेरे क्या काम में आएगा? हाँ, रात को चोर नहीं आएंगे, भौंकेगा, ठीक है, खिलाओ उसको, मेरे घर पे चोरी नहीं करने देगा, तो ये भौतिकवाद आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, भौंकना ना भौंकना उसकी मर्जी, लेकिन अभी मेरे आसपास रह रहा है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो जीव अवस्था की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा। तो ये ब्यूटी है। और इंसान की एक ब्यूटी क्या है मालूम है? कि वो अपने महत्व को जान के तृप्त होता है। मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, और उसका महत्व उसकी उपयोगिता में है। यानी कि मैं अपनी उपयोगिता जिस दिन समझ लूंगा ना, उस दिन मैं विश्वास से भर जाऊंगा अपने आप। स्वयं में विश्वास अपने आप शुरू हो जाएगा। फिर मुझे डर नहीं लगेगा कहीं पे भी, इनसिक्योरिटी भी फील नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं दे सकता हूं। अभी मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या दे सकता हूं। तो ये गैप है। ओके, यहां पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जल को ले लेते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज ज्यादा टॉपिक नहीं निकालना है, ऐसे एक दो एग्जाम्पल लेके खत्म करते हैं। तो जल, पानी को देखो, पानी को आदर्शवाद से देखोगे तो क्या देखेंगे हम? गंगा जल। हाँ, सुबह को सूर्य नारायण भगवान को पूजा करने के लिए, तो यहां से ऐसे दिखेगा। भौतिकवाद से कैसे दिखेगा? चौक दो। नहीं, वो दिखेगा ना भौतिकवाद में, हम 10 रुपीस की बोतल भर के उसका व्यापार करें, बिस्लरी बॉटल, बिस्लरी बोतल, उसमें भी पैसे दिखेंगे। हो रहा है ना, आजकल तो हो रहा है। आज तो हम बोल सकते हैं, पहले शायद आज से 20-25 साल नहीं बोलते, पानी कोई बेचने की चीज थोड़ी है, लेकिन आज तो बोल सकते हैं। हाँ, कैंगन वाटर, ये सारी चीजें भौतिकवाद से दिखेगी। ओके, मध्यस्थवाद से क्या दिखेगा? तो मध्यस्थवाद से दिखेगा कि यार ये अर्थ की जो डिजाइन है उसमें 72% वाटर है, मेरी बॉडी है उसमें भी 72% वाटर है, कोई पेड़ है उसके अंदर भी 72% वाटर है। मतलब एक कोई एक संतुलन, कोई नियम है। उस नियम में जिस दिन पानी नहीं रहेगा उस दिन मेरी भी रहने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। पानी दूषित, मैं दूषित, पानी स्वस्थ, मैं स्वस्थ। आज बहुत सारी बीमारियां पानी की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में 72% वाटर है। तो मतलब मेरी बॉडी में मैंने जैसा पानी पिया वैसी चीजें, यानी कि अभी भी जितनी बीमारियां होती है उसमें से 90% बीमारियां पानी की वजह से होती है। अभी जो हमारे लिए पानी क्या है? तो मानव अर्थ की सरफेस पे रहता है, तो उसके लिए सरफेस वाला पानी ही सही है। एक कैंगन वाटर वाला क्या प्रपोजल था मालूम है? कैंगन वाटर का मतलब है 9 से 9.5 पीएच वाला पानी अपने लिए सही है। पीएच वैल्यू आती है, साइंस होगा तो मालूम होगा। तो 9 से 9.5 पीएच है ना, अभी भूगर्भ में से पानी निकाल रहे उसमें नहीं है। पहले जो नदी का पानी था उसके अंदर उतना था। तो हर एक नदियों का पानी लिया गया और उसके पीएच को देखा गया, और उस पीएच के बेसिस पे अपनी बॉडी पे उसकी क्या इफेक्ट होती है वो देखी गई। उसके बाद एक कंसेप्ट आया। तो अब हम सरफेस पे जो पानी मिलता था पहले, वैसा पीएच बनाने के लिए कैंगन वाटर बनाते हैं, क्योंकि वो हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब होता है। बाकी के पीएच में हमारे, जैसे हम जितना पानी पीते हैं ना उतना हमारे सेल को एब्जॉर्ब करना होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। एब्जॉर्ब करेगा तभी सेल हेल्दी रहेगा। तो इसीलिए अलग अलग पीएच के हिसाब से हमारी बॉडी में ये काम करता है, उसको और डिटेल में कभी देखेंगे। तो जल वाली बात हो गई। तो मध्यस्थवाद में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? इस पानी का संरक्षण करूं, क्योंकि मेरी अगली पीढ़ी के लिए भी कौन रखेगा? मेरे लिए मेरी अगली पीढ़ी ने रखा, तो अब कौन रखेगा? तो मुझे ही रखना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हवा भी ले लो, हवा के लिए पवन देव। भौतिकवाद में हवा क्या है? हवा बिजनेस ही है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं भेजे जाते। अभी नहीं समझ में, कोरोना में समझ में आ गया था कि हवा भी बिजनेस है। और मध्यस्थवाद में
तो मध्यस्थवाद में मैं दिन में जो मैक्सिमम करता हूँ इस बॉडी को सरवाइव करने के लिए, दिन में मैक्सिमम जिस चीज को मैं कंज्यूम करता हूँ वो चीज यानी हवा है। अस्तित्व में जितने भी लोग, जितने भी है, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, उसके लिए रिक्वायर्ड चीज है। उसके बिना, हवा के बिना जी के बताओ। तो हवा को शुद्ध रखना कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हम लेंगे, तभी तो हम जी पाएंगे। हवा दूषित, हम दूषित, हवा बीमार, हम बीमार, धरती बीमार, हम बीमार। अभी कैंसर लगता है ना, कैंसर बहुत हो रहा है। कैंसर हम में नहीं हो रहा है, धरती में हुआ, इसीलिए हम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। धरती कैंसर ग्रस्त है। तो जो बड़ी चीज स्वस्थ रहेगी तो उसके ऊपर रहने वाली छोटी चीजें तो स्वस्थ ही रहेंगी ना। तो बड़ी चीज जो है, जो अभी धरती, वो धरती स्वस्थ रहे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरा पॉइंट है। तो वो मानव को सोचना है। उसको स्वस्थ रख लिया मतलब हम स्वस्थ रहने ही वाले हैं बाय डिफॉल्ट। हमको खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा करने की जरूरत नहीं है। हवा, पानी, खुराक सब स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ ही है। तो ये है मध्यस्थवाद। तो ये अच्छा पॉइंट है जिससे हम तीनों चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, कहाँ हमें काम करना है, कहाँ हमें सोचना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और लास्ट में मैं, हाँ, मनोकामना। भूमि स्वर्गताम यातु, मानवो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु, नित्य यातु शुभोदयम। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। जय हो, मंगल हो, कल्याण।